नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया में एक चर्चा चल रही है। ये चर्चा कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो कल तक पता चल पाएगा। लेकिन जो चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। चर्चा राजनीतिक है, लोकसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई है। और इस चर्चा में सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि 9 तारीख को, यानी कि 9 मार्च को भारत की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है या महत्वपूर्ण फैसला होने जा रहा है। ये चर्चा क्या है, आज इस वीडियो में हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे पास कोई अभी ऐसी अधिकृत सूचना तो नहीं आई है कि ये चर्चा सही है या गलत ही है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो बातें कही जा रही हैं उसमें हो सकता है सच्चाई। ये चर्चा जुड़ी हुई है बहुजन समाज पार्टी के अगले कदम को लेकर। बड़ी तेज चर्चा है सोशल मीडिया में कि मायावती जी 9 तारीख को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और वह प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगी इंडिया गठबंधन की ओर से। यह चर्चा सोशल मीडिया में चल रही है। और चर्चा केवल यही नहीं है कि वो शामिल होंगी, उसमें तारीख भी कहीं बताई जा रही है कि वो 9 तारीख को घोषणा होगी। और इसके पीछे तर्क भी दिए जा रहे हैं। तर्क ये दिए जा रहे हैं कि पिछले दिनों मायावती जी की सोनिया गांधी से सीधे बात हुई है, या ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जी ने पहल करके मायावती से बात की है और उनको इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार किया है। और ये घोषणा स्वयं सोनिया गांधी जी करेंगी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद की दावेदार होंगे, उम्मीदवार होंगे। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, यह घोषणा की जाएगी। अगर यह घोषणा होती है तो निश्चित रूप से मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। हालांकि मायावती जी की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दो बातें हैं इससे जो जुड़ी हुई। एक बात तो ये कि करीब 2 महीना पहले जब इंडिया गठबंधन में एक बार और मायावती जी के शामिल होने की बात चली, कांग्रेस की तरफ से प्रयास भी हुए। कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने एक बयान दिया कि हाँ, हमारी मायावती जी से बात हो रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद हैं जो कि बिजनौर से जीते, मलूक नागर, एक उनका स्टेटमेंट आया था कि अगर इंडिया गठबंधन मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करे तो मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। ये बात कही गई थी। हालांकि इस बात का ना तो खंडन हुआ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और ना ही ये कहा गया कि ये अधिकृत बयान है। वो बात आई गई हो गई। लेकिन आज के संदर्भ में इस बात को याद करना जरूरी है कि ये बात कही गई थी। तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी चली होगी कि मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदार इंडिया गठबंधन घोषित करे तो वो गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हालांकि इस सबके बाद मायावती जी और समाजवादी पार्टी के बीच, अखिलेश यादव के बीच काफी तीखी बयानबाजी भी हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में तीखी बातें कही थी और कई आरोप भी लगाए थे। यहां तक कि मायावती जी ने एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड की याद भी कर ली थी। लेकिन अब जो दूसरी बात है, एक बात तो ये हुई कि मलूक नागर का एक बयान आया था। दूसरा जो कयासों को बल देता है वो ये है, हालांकि मायावती जी कहती रही हैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मायावती जी ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, इसके साथ गठबंधन कर लिया है इसी लोकसभा चुनाव के लिए।
और वो भारत राष्ट्र समिति के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा भी हो गई है। उनके जो वहाँ के अध्यक्ष हैं के चंद्रशेखर राव और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों के बीच बातचीत हो गई और गठबंधन तय हो गया। तो यानी कि ये बात भी सही है कि मायावती जी गठबंधन में शामिल तो हुई, चाहे वो एक राज्य के गठबंधन में शामिल हुई। जब एक राज्य में गठबंधन में शामिल हो सकती हैं तो देश में भी किसी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। ये बात भी सही हो सकती है, जब तक कि उनकी तरफ से कोई खंडन ना आए। और ये बात कही जा रही है कि वो 9 तारीख को शामिल होंगी, तो ये हो सकता है कि जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आएगी या आचार संहिता की घोषणा होगी, तो उसके आसपास ये फैसला हो सकता है। अब अगर मायावती जी गठबंधन में शामिल होती है, हालांकि जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जो यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा दल है वो समाजवादी पार्टी है, तो मायावती जी को शामिल करने के लिए समाजवादी पार्टी की सहमति भी जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 17 सीटें छोड़ी हुई हैं, बाकी सीटों पर वो खुद लड़ने की तैयारी में है। लेकिन जब से राष्ट्रीय लोकदल साथ छोड़कर गया है इंडिया गठबंधन का, तब से समाजवादी पार्टी भी चिंतित है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वोट बैंक इस गठबंधन से दूर हो गया है। तो अखिलेश यादव की जो चिंता है सबसे बड़ी, वो लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन लोकसभा चुनाव से बड़ी चिंता उनकी 2027 का विधानसभा चुनाव। वो 2027 को देखकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि उनको भी साथ की आवश्यकता है। तमाम कटुता के बावजूद हो सकता है कि अखिलेश यादव भी इस गठबंधन में मायावती जी को शामिल करने के लिए सहमत हो जाए। कांग्रेस तो शुरू से ही सहमत है। कांग्रेस की हमेशा ये रणनीति रही कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी को किसी भी तरह से गठबंधन में लाया जाए, और अगर मायावती जी गठबंधन में आती हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश का परिदृश्य क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही इसका व्यापक प्रभाव होगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। इन 80 में से जो 2019 का चुनाव हुआ था, जिसमें मायावती जी और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे, तो दोनों ने 15 सीटें जीती थी। 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 10 बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, यानी बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ था। जबकि 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सारी सीटें हार गई थी, कोई एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो लाभ तो बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा हुआ था। इस बार का अगर चुनाव होगा, और अब इस बार जब चुनाव होगा और अगर ये मिलकर चुनाव हुआ, यानी इंडिया गठबंधन में अगर मायावती शामिल हुई, तो फिर इस गठबंधन में 3 प्रमुख दल हिस्सेदार होंगे यानी साझेदार होंगे, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। तो ऐसे में इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अगर इन तीनों दलों के 2022 के चुनाव के परफॉर्मेंस को देखें या वोट शेयर को देखें, तो तस्वीर काफी कुछ साफ होती है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो वोट का परसेंटेज रहा, वो सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी का था, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का था। समाजवादी पार्टी को जो वोट मिले उसका, और जो कांग्रेस को वोट मिले बहुजन समाज पार्टी, और दूसरी तरफ एनडीए, इनका हम डाटा अब आपके सामने रखते हैं। डाटा हम जो रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ है, उसको पढ़कर बताते हैं ताकि कहीं कोई त्रुटि ना हो। तो जो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज था, ये था 32.06%, और बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिला वो 12.88% मिला। कांग्रेस का वोट परसेंटेज था 2.33%। इसे अगर जोड़ा जाए तो ये हो गया 47.27%। यानी इंडिया गठबंधन का जो वोट है
अगर इसे जोड़ें, अगर आकलन 2022 का वोट परसेंटेज हो, परफॉर्मेंस हो, तो 47.27% वोट इंडिया गठबंधन को मिला। अब देख लेते हैं एनडीए का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का गठबंधन है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो 2022 में वोट मिले, वो मिले थे 41.29%। इसके अलावा जो राष्ट्रीय लोकदल को वोट मिले, ये मिले 2.8%। अपना दल को वोट मिला 1.6%। निषाद पार्टी को मिला था 0.91%। ये वोट जो मिले, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसको जो वोट प्रतिशत मिला वो 1.36% था। इन सबको अगर जोड़ा जाए तो ये होता है 48.03%। यानी कि एनडीए का जो वोट है वो 48.03% हुआ। अंतर बहुत मामूली, 1% का अंतर, यानी कि 1% से भी कम का अंतर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच होता है। यानी कि तस्वीर साफ है कि अगर बहुजन समाज पार्टी अपना 12.88% वोट लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गई, तो चुनौती भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। मुकाबला सीधा सीधा होगा, और इस सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सभी सीटों पर सीधा मुकाबला होगा, और सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 80 बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, 80 में 80 जीतने की, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि वो अपना 2019 का या 2014 का रिकॉर्ड को भी दोहरा लें। ये भी भारी पड़ेगा, ये मुश्किल काम होगा, बड़ी चुनौती खड़ी करेगा इंडिया गठबंधन। हालांकि परिस्थितियां बदली हैं 2022 से और आज 2024 में। 2 साल में काफ़ी कुछ बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी प्रयास किया है, और परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर है। उत्तर प्रदेश सरकार का भी प्रभाव है, उनके भी कामकाज पर असर है, उनके भी कामकाज का प्रभाव होगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपना वोट प्रतिशत बढ़ा ले, लेकिन फिर भी फाइट नेक टू नेक जिसे कहा जाता है वो हो जाएगी, और एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आएगा इंडिया गठबंधन, जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियों वाला होगा। भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। चुनौती गंभीर है। अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती, और यदि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होती हैं और बाहर रहकर चुनाव लड़ती हैं, तब फिर ये चुनौती बहुत सामान्य होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती फिर इंडिया गठबंधन खड़ा नहीं कर पाएगा। हालांकि अभी 2 दिन पहले एक चर्चा और चल रही थी कि मायावती जी उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने जा रही है। अगर इसके साथ गठबंधन करती हैं वो एआईएमआईएम के साथ, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुरादाबाद मंडल और पश्चिम की कुछ सीटों पर और आजमगढ़ मंडल में प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटों का प्रतिशत ज़्यादा है। हालांकि जो 2022 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, तो उसे 0.91% वोट मिले थे, यानी 1% से भी कम वोट उसको मिले थे। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां उनका प्रभाव ज़्यादा है, कुछ सीटों पर ज़्यादा वोट मिल सकता है एआईएमआईएम को, और वो मायावती जी के दलित वोट के साथ मिलकर एक कहीं प्रभावशाली भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में चली गई तो सारा परिदृश्य बदल जाएगा। ये स्थिति 1 या 2 दिन में साफ हो जाएगी, क्योंकि 9 तारीख की घोषणा की गई है,
और ये भी पुष्ट होना जरूरी है अभी कि उनकी कोई बात सोनिया जी के साथ हुई भी है कि या नहीं हुई है, या ये केवल चर्चा है या केवल अफवाह है। हम इस बात की न पुष्टि करते हैं और न ही इसका खंडन करते हैं, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, अनिश्चितताओं का क्षेत्र है। कुछ भी हो सकता है, कोई स्थायी शत्रु नहीं होता, कोई स्थायी मित्र नहीं होता। कोई भी गठबंधन में पार्टी कहीं भी जा सकती है, किसी के भी साथ जा सकती है, किसी से दूर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति का कोई धर्म नहीं है। राजनीति का एक ही धर्म है, सत्ता हासिल करना। सत्ता हासिल करना, जीत हासिल करना। इसके लिए राजनीतिक दल कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी साथ छोड़ सकते हैं। कोई राजनीति में अछूत नहीं है। राजनीति में सब कुछ स्वीकार है। तो देखते हैं 2 दिन में क्या स्थिति स्पष्ट होती है। 9 तारीख आने वाली है, आज 7 तारीख है, कल 8 तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 9 को क्या कुछ होता है बड़ा, ये देखने वाली बात है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।